बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अभी हमने डिस्कस किया था क्रॉस इलास्टिसिटी। अब जो हम एक और हमारी तीसरी किस्म है इलास्टिक डिमांड की, वो है इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, इनकम क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट भूल गए हों। इनकम जो हम कमाते हैं वो हमारी इनकम होती है, जो भी हम अर्न करते हैं वो हमारी इनकम होती है, चाहे वो हमारी सैलरी की इनकम हो, चाहे वो हमारी बिजनेस इनकम हो, चाहे वो हमारी किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से पैसे हमारे पास आ रहा है तो हमारी इनकम है। अच्छा, इनकम का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। इनकम जब हमारी बढ़ती है किसी भी कस्टमर की, क्योंकि हम यहाँ डिमांड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इनकम जब बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। और आपको अच्छी तरह पता है जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि डिमांड इज ऑलवेज बैक बाय द परचेजिंग पावर। डिमांड इज ऑलवेज बैक बाय द परचेजिंग पावर का मतलब यह है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी इनकम में कितना चेंज आ रहा है और उसकी वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो इन द वर्ड ऑफ वॉटसन, एक हमारा इकोनॉमिक्स है, उसने क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन कॉइन डिमांड। अच्छा, रेशियो बोलते हैं डिवाइड को, यह बात याद रखिएगा। इसको हम डिनोट कर रहे हैं ई वाई से। ई वाई का मतलब क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। वो बोलता है द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब डिवाइड, रेशियो ऑफ ऊपर हम क्या रखेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज इन कॉइन डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन कॉइन डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। और हमने नीचे क्या रखा, ऊपर हमने रखा परसेंटेज ऑफ चेंज इन कॉइन डिमांडेड टू का मतलब डिवाइड हो गया टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। नीचे हमने क्या रखा, प्रोपोर्शन चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज आने की वजह से हमारे कॉइन डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हमें कौन बताएगा, इनकम इलास्टिसिटी बताएगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारी यहाँ आमदनी में इजाफा हो रहा है, हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हमारी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। तो यही हमें मालूम करना है कि हमारी कितना डिमांड में चेंज आएगा और हमारी कितनी इनकम बढ़ती है। तो इसको देखें प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम आगे डिस्कस करें, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। वो क्या तरीके का आ रहे हैं, जी जनाब। तो इसके अंदर हम, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इलास्टिक डिमांड का, इसमें हम डिस्कस करें मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, कि हम किस तरह मेजर करेंगे अपनी प्राइस इलास्टिक डिमांड को। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोपोर्शनल मेथड है, पॉइंट इलास्टिसिटी है, आर्क इलास्टिसिटी है। लेट्स सी वन बाय वन। अच्छा, पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लें कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। देखें, हम जो भी खर्चे कर रहे होते हैं, अच्छा हमारा वो खर्चा होता है, लेकिन जिसको वो पैसे मिल रहे होते हैं उसके लिए वो रेवेन्यू होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है रेवेन्यू मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, बात एक ही है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि हम अपने कैसे एक्सपेंडिचर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने बाकायदा यहाँ लिखा है कि टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू मेथड। हमारे पास एक टेबल नजर आ रहा होगा आपको। तो ये हम इसको रेवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं, हम इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास इस टेबल के अंदर, अच्छा ये बात याद रखिएगा, हम मेजरमेंट कर रहे हैं इलास्टिक डिमांड की। तो ये तो हो गई हमारी, पहले कॉलम में प्राइस है, दूसरे कॉलम में हमारी क्वांटिटी है जो हम खरीद रहे हैं। अच्छा, जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो हम खरीद रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब चीज़ें खरीदते हैं तो हमारा ये एक्सपेंस है। अगर मैं बेचने की बात करूंगा कि मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, इस प्राइस पे बेच रहा हूँ, तो ये मेरा रेवेन्यू है। अच्छा, टोटल कैसे निकलेगा, जब मैं पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 1 10 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4। तो ये थर्ड कॉलम आया है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया। ये थर्ड कॉलम बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि मैं 4 चीजें ले रहा हूं और वो 4 चीजें जो है उसकी एक की जो प्राइस है वो 2 रुपए है। यार एक अच्छी सी और अंडरस्टूड बात यह है कि मैं 4 चीजें ले रहा हूँ और एक की प्राइस कितनी है, 2 रुपए। तो मेरे पास से कितने पैसे जाएंगे, 8 रुपए जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, आप 2 रुपए की चीज ले रहे हो, लेकिन चीजें कितनी ले रहे हो, 4 ले रहे हो। तो आप किसी दुकानदार पे जाते हो, बोलते हो भाई ये चीज कितने की है, उसने कहा 2 रुपए की है। आपने कहा 4 दे दें, तो आप कितने पैसे दोगे उसको, 8 रुपए दोगे। तो अब आप नोट करें कि प्राइस हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है और डिमांड हमारी बढ़ रही है। आप जरा गौर से देखें,
अच्छा यहाँ पे जरा गौर से देखें, यहाँ पे हमारी प्राइस क्या हुई, बढ़ गई, डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस हमारी कम हो गई, डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन गौर करें कि हमारा एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आई। मैं फिर रिपीट कर दूं, यहाँ प्राइस हमारी 2 थी, डिमांड हम 4 कर रहे थे चीज़ों की, प्राइस हमारी बढ़ गई, डिमांड हमारी कम हो गई, प्राइस हमारी कम हो गई, डिमांड हमारी बढ़ गई, लेकिन आपका जो खर्चा है वो सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक, सेम टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसको मैं सेम टोटल एक्सपेंडिचर्स बोलूं या रेवेन्यू बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है लेकिन सामने वाले के लिए जो सेलर होगा उसके लिए रेवेन्यू है। यहां जरा गौर से देखें, 2 4 8, यहां हमारी प्राइस क्या हो रही है, इतनी थी, डिमांड हमारी 4 हो गई, प्राइस हमारी 4 हो गई, डिमांड हमारी हमने 1 ली, जब प्राइस हमारी 1 हो गई तो हमने डिमांड ज़्यादा कर दी। तो यहाँ ज़रा गौर से देखें, हमारा जो एक्सपेंडिचर है पहले 8 था, फिर 4 हुआ, फिर 10 हो गया, ये बढ़ रहा है। तो जब भी हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे ये ग्रेटर देन यूनिटी है, यानी 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ लेस टोटल एक्सपेंस हो रहे हैं, यहाँ मोर हो रहे हैं, मतलब लेस से हम कहाँ जा रहे हैं, मोर की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारा ग्रेटर देन यूनिटी है। यहाँ जरा गौर से देखें, हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेस देन यूनिटी। तो इस तरह हम अपने एक्सपेंडिचर हमारा तो तब्दीली नहीं आ रही तो हमारा यूनिट इलास्टिक है। एक्सपेंडिचर हमारा पहले से मुकाबले में बढ़ रहा है तो हमारा ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन यूनिटी है। और अगर हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है पहले के मुकाबले में तो हमारा लेस देन यूनिटी है, यानी लेस देन 1 है। दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है यूनिटी इलास्टिक मेथड, ग्रेटर देन। ये तीनों जो टेबल जो बना हुआ है, इन तीनों ने, ये तीनों चीज़ों जो तीनों ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये तीनों ने उसी को एक्सप्लेन किया है जो ऊपर यहाँ टेबल आपको नज़र आ रहा है। तो आप इसकी, जब आप इसको स्टडी करें, आप इसको तस्वीर खींच लीजिएगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जाहिर है ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, ये पूरा का पूरी जो डिटेल है, ये उस शेड्यूल की जो हमने अभी डिस्कस किया है। जैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना हो तो ये पढ़ लीजिएगा। इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा, ये लिखा हुआ भी है, टेबल सिग्निफाई द फॉलोइंग। टेबल ये ऊपर दिया हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। ये टेबल जो है इसके बारे में पूरी डिटेल दी जा रही है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो यूनिट इलास्टिक है, एक्सपेंडिचर पहले मुकाबले में बढ़ रहा है तो वो ग्रेटर देन 1 है, और एक्सपेंस कम हो रहा है तो वो लेस देन 1 है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, ये बिल्कुल वही तरीका है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एक्स, परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। अगर मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ 10% में कर दूँ कि डिमांड में चेंज आ रहा है 10%, और मैं बोलूँ ये प्राइस में चेंज आ रहा है 5%, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2%। इसका मतलब है हमारा जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आंसर 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिएगा, यहाँ 10 आ रहा है, इसका मतलब डिमांड में कितनी तब्दीली आ रही है, 10%, और प्राइस में चेंज आ रहा है 20%, तो आंसर क्या आएगा, 0.5। 10 डिवाइड बाई 20, इसका मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है, डिमांड में कम चेंज आया तो लेस देन 1 होगा, इसका मतलब आंसर 0.5 होगा। अच्छा, 1 कब आएगा, जब यहाँ भी 10% चेंज आ रहा हो, यहाँ भी 10% चेंज आ रहा हो, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, 0 कब आएगा, कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है 0। अब 0 डिवाइड बाय अगर 10 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इनफाइनाइट कब आएगा, इनफाइनाइट एक एजम्पशन है, इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है। एक और हमारा मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के बारे में बताया जा रहा है, दिस मेथड वाज आल्सो सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल एंड इट टेक इनटू कंसीडरेशन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड मेजर इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जनाब ये मेथड मार्शल ने सजेस्ट किया था, और इसमें हमें क्या कंसिडर करना है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है एंड मेजर इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स टू द कर्व। हम डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं इलास्टिसिटी को।
अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब है कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सेम है। देखिए ये हमारा लीनियर डिमांड कर्व है, ये नजर आ रहा होगा आपको। इसको हमने शो कर रहे हैं एम और एन से। हमने वाई पे क्या रखा है, प्राइस, और एक्स पे क्या रखा है, क्वांटिटी। ये जो पी है ना, ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो है वो बराबर है। ये बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर आप गौर से देखें, प्राइस और क्वांटिटी के हवाले से अगर बात करें तो वो क्या है, सेम है। एम और पी का डिस्टेंस और पी और एन का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। यहाँ भी देख लीजिए लिखा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन शोन फिगर कैन ऑल्सो बी नोन एज नंबर 1। पहले ही नंबर 1 बता रहे हैं, एट पॉइंट पी। देखिए पॉइंट पी ये है, विच इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द डिमांड कर्व, एम एन। डिमांड कर्व आपका क्या है, एम एन है। इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है, पी है। तो ये बता रहे हैं कि मिडिल ऑफ द कर्व एम एन, लोअर सेगमेंट पी एन। लोअर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला पी और एन, ये पी है और ये एन है। और अपर सेगमेंट कौन सा है, पी और एम। सो लोअर सेगमेंट पी एन इज इक्वल टू अपर सेगमेंट पी एम, हेंस इलास्टिक डिमांड पी एन डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू 1। क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है एम पी का, या आप इसको पी एम बोल रहे हैं या इसको पी एन बोल रहे हैं, इनका क्या सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा अब तो इसको हम बोलेंगे यूनिटी इलास्टिक है। 2 पे देखें, एट पॉइंट ए, प्लीज ये पॉइंट ए है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। ये पॉइंट ए विच इज लोकेटेड अबव द मिड पॉइंट पी ऑन एम। तो ये पी पॉइंट से ऊपर है, ए की बात हम कर रहे हैं, पी पॉइंट से ऊपर है। तो लोअर सेगमेंट ए एन, अब देखिए यहां पे जो है वो जो लोअर सेगमेंट है ए एन, उसका डिस्टेंस ज्यादा है। ए और एन का डिस्टेंस ज्यादा है और ए और एम का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो प्लीज अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लास्ट शो कर रहा है ई इज ग्रेटर देन 1। ए और एन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ये आ गया एन, और ए और एम का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो हमारा आंसर पॉइंट ए पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इन अदर वर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। तो 1 से ज्यादा आएगी। देखिए ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट देखिए, पॉइंट बी है, बहुत सिंपल है। ये पॉइंट बी नजर आ रहा है। अब आप बी और एन का डिस्टेंस देखें, कम है, तो बी एन यहां पे आ गया। और बी और एम का डिस्टेंस देखें, ज्यादा है, तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। इसको आप आराम से सुनिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लीजिएगा। असल में हम डिफरेंट पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी, और जब भी हम डिफरेंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालते हैं तो ई इज ग्रेटर देन 1 होता है, या इज इक्वल टू 1 होता है, लेस देन 1 होता है, या इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर इन्फिनिटी होता है। गौर से देख लें प्लीज, बी और एन की अगर हम बात करें, यहाँ जो डिस्टेंस है वो कम है और बी और एम में डिस्टेंस ज्यादा है, तो बी एन कम है और बी एम ज्यादा। जब भी आपका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, हमारा आंसर लेस देन 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, ई इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि डिमांड हम चेंज नहीं हुई। तो इन अदर वर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट बी विल बी लेस देन यूनिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या बताती है? आर्क तो बहुत सिंपल है, आप बचपन से ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है। आप ज्योमेट्री में आर्क लगाते हो, आर्क जब भी लगाते हो जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो ज्यादा होता है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन 2 सेपरेट पॉइंट्स। जब भी हम किसी 2 पॉइंट के दरमियान इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। यहाँ मैं आपको दिखलाता हूँ, देखें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे हम जो डिस्टेंस, हम चेंज इन डिमांड मालूम कर रहे हैं, ए और सी के दरमियान कर रहे हैं। तो ए और सी के दरमियान जब आप एक आर्क लगाओगे, आर्क बोलते हैं लाइन को, तो इस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है वो काफी ग्रेटर है कि हम बीच में क्या लगा सकते हैं, आर्क लगा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। इन्होंने समझाया भी यहाँ पे, जरा गौर से देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट ए, एक ये चीज हो गई। प्राइस यहाँ पे पी थी, डिमांड आपकी ये थी, और
पॉइंट सी पे देखें, प्राइस P2 यह है और आपकी Q2 यह है, तो इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस है या नहीं? इन दोनों के दरमियान जब भी डिस्टेंस होगा तो हम एक बीच में क्या लगा सकते हैं, आर्क लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जिनर ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। और ये जब भी होगा जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर लार्जर और 2 पॉइंट्स के जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी वाजे होगा कि हम बीच में क्या लगा सकें, आर्क लगा सकें, तो उसको हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। इसको भी प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। तो ये हमारे 4 तरीके हो गए मेजरमेंट करने के। हमारे पास 4 तरीके कौन कौन से हो गए? टोटल एक्सपेंस मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड, दूसरा हमारे पास प्रोपोर्शनल मेथड है, तीसरा हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी है, और चौथा हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी है। हम इसकी बाकायदा न्यूमेरिकल भी हम आपको सिखाएंगे कि इलास्टिक डिमांड कैसे निकाली जाती है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।